बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, हम हैं वर्ब की प्रैक्टिस टेस्ट 2 पे और उसका है क्वेश्चन नंबर 1। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। अब जब हम आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कौन से टाइम में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। अब जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जिसका हमने ब्लैंक फिल करना है। इट डैश टू अ टिम्बर टाइकून। इट डैश टू अ टिम्बर टाइकून, ये बेचा जा रहा है, बेच दिया गया, कोई भी ऑप्शन चल सकता है। हमारे पास 2-3 हम वैरायटीज जो है वो यूज कर सकते हैं वर्ब्स की, लेकिन देखिए इट इज सोल्ड। अब पहली बात तो यह है कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस लाजमी तौर पर किस में होना चाहिए? पैसिव में। अब जरा देखिएगा, इट इज सोल्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर तो जरूर है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर तो हम तब यूज करेंगे जब हम ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो रेगुलरली किया जाता है, जो रूटीन होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। तो यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जरूरत नहीं। इसका मतलब इज सोल्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। वाज बीइंग सोल्ड, बेचा जा रहा था। अब जब बेचा जा रहा था तो इसका मतलब बात प्रेजेंट सिनेरियो में हो रही है। इसका मतलब हम वाज बीइंग सोल्ड नहीं लिख सकते यहां पे, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा। इट विल बी सोल्ड टू अ टिम्बर टाइकून, बेच दिया जाएगा, जबकि वो कह रहा है कि अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बेच दिया गया है। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा बेटे वो कौन सा चलेगा? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर चलेगा। आपने याद रखना है, आपने टेंस को भी ध्यान में रखना है और आपने अपनी वॉइस को भी ध्यान में रखना है। एक्टिव पैसिव साथ साथ को लेकर के चलना है। आपने जिस तरह टेंस पर कंसंट्रेट करना है, इसी तरह आपने किस पे कंसंट्रेट करना है? अपनी वॉइस पे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 5 men who battled। अब who battled का मतलब क्या है कि हमारी बात किस में चल रही है? हमारी बात चल रही है पास्ट में। तो जब हम अपने पैरेलल स्ट्रक्चर के रूल्स को देखते हैं तो अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। अब आगे कैसे चलेंगे? द फायर रिपोर्टेड दैट इट डैश अंडर। अब पहली बात तो ये कि पास्ट आना चाहिए। दूसरी बात, जो क्लॉज है वो किससे स्टार्ट हो रही है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है। तो क्योंकि ये इट का वर्ड किसके लिए यूज किया गया? फायर के लिए, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस पास्ट में भी होना चाहिए और पास्ट में होने के साथ साथ पैसिव में भी होना चाहिए। अब हमारी ऑप्शन क्या है? इज ब्रॉड, प्रेजेंट है, नहीं हो सकता। कैन बी ब्रॉड, प्रेजेंट है, नहीं हो सकता। पास्ट में लाने के लिए हमें कैन को चेंज करना होता है किसमें बेटे? कुड में। और हमें मे को चेंज करना होता है किसमें? माइट में। मैंने मॉडल एक्सिलरी में बड़ा स्ट्रेस देके ये 2 वर्ड्स आपको बोले थे। हैज बीन ब्रॉड भी किसमें है? प्रेजेंट में। अब पास्ट में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? वाज ब्रॉड। पास्ट के बाद पास्ट आएगा और पास्ट के बाद इट, चूंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए हमें पैसिव लिखना है। तो वाज ब्रॉड हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास चलेगा क्वेश्चन नंबर 3, द स्टूडेंट्स डैश टू लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली। अब यहां पर देखिए वर्ड हमारे पास जो नाउन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट चूंकि नाउन है, अब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आए या दरमियान में आए या बाद में आए, ये रोल जो है वो 2 ही प्ले कर सकता है। या तो ये एज अ सब्जेक्ट ट्रीट हो सकता है सेंटेंस में, या ये किसके तौर पर ट्रीट हो सकता है? एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पर। सेंटेंस के स्टार्ट में आने पर ये लाजमी नहीं है कि ये लाजमी तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर ही ट्रीट होगा। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, मैं बोलता हूं द स्टूडेंट्स पनिश्ड। अब मैं बोलता हूं ना जब स्टूडेंट्स पनिश्ड, तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट्स ने सजा दी है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलता हूं, जैसे अगर हम इसे पैसिव वॉइस में लेकर के चलते हैं, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड या हैव बीन पनिश्ड, हैड बीन पनिश्ड, स्टूडेंट्स को सजा दी जाती थी। अब ये सेंटेंस पैसिव चलेगा। यहां पर स्टूडेंट सजा देते नहीं है, स्टूडेंट को सजा दी जाती है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस में किसके तौर पर फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास वॉइस कौन सी होनी चाहिए बेटे? हमारे पास वॉइस होनी चाहिए पैसिव। सेंटेंस के स्टार्ट में नाउन आने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने उसको हमेशा क्या करना है, आपने सब्जेक्ट के तौर पर ही ट्रीट करना है और एक्टिव सेंटेंस ही लिखना है। वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी ट्रीट हो सकता है और पैसिव हो सकता है, ये याद रखिएगा। जैसे अभी देखिए, अगर हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड टू लीव द बिल्डिंग, तो ऑर्डर टू लीव द बिल्डिंग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ने ऑर्डर दिया कि बिल्डिंग को छोड़ दें, जबकि स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया गया कि बिल्डिंग को छोड़ना है। अब इसी तरह ये भी विल ऑर्डर भी फ्यूचर के लिए है, लेकिन है एक्टिव वॉइस।
हैव ऑर्डर पास, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन है क्या हमारे पास एक्टिव वॉइस है। ना तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं, ना विल ऑर्डर लिख सकते हैं, ना हैव ऑर्डर लिख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, हैव बीन ऑर्डर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस चलेगा। स्टूडेंट सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन नहीं करेंगे, बल्कि किसके तौर पर फंक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो मैंने आपको कहा जितना जरूरी टेंस आइडेंटिफाई करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी वॉइस आइडेंटिफाई करना है। जब तक आपको वॉइस नहीं समझ आएगी, जब तक आपको वॉइस पल्ले नहीं पड़ेगी, तब तक आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में है इन फ्यूचर फेमस सिंगर्स डैश टू परफॉर्म एट चैरिटी कंसर्ट। अब देखें, फेमस सिंगर्स डैश टू परफॉर्म। अब अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं पैसिव में, और साथ में क्या लिखा हुआ है, इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब क्या है कि बात कौन से टाइम में करनी है, फ्यूचर में। आर इनवाइटेड प्रेजेंट हो जाएगा, हैज बीन इनवाइटेड प्रेजेंट हो जाएगा, वर इनवाइटेड पास्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, विल बी इनवाइटेड। पैसिव भी रहेगा क्योंकि फेमस सिंगर को इनवाइट किया गया कि यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन नहीं करेंगे, बल्कि किसके तौर पर फंक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर। और फ्यूचर का वर्ड हमें बताता है कि बात किसके लिए हो रही है, आने वाले वक्त के लिए। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, विल बी इनवाइटेड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द रूफ में हैव बीन लीकिंग फॉर पास्ट फ्यू वीक्स but you do not have to worry about it any longer. It dash now. Now का मतलब बेटे हमारे पास क्या होता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट में रहते हुए डेफिनेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सेंटेंस क्लॉज, सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, पैसिव में रहेगा, क्योंकि ये इट यूज किसके लिए किया जा रहा है, ये इट यूज किया गया है रूफ के लिए, विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, हमें चाहिए पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस हमारे पास कौन सा रहेगा, इज बीइंग रिपेयर्ड। वाज रिपेयर्ड नहीं होगा, इज रिपेयरिंग का टेंस तो ठीक है लेकिन वॉइस ठीक नहीं है। और हैज रिपेयर्ड हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। नाउ की वजह से हमें प्रेजेंट लिखना, और प्रेजेंट की वजह से कौन सा टेंस लिखना है, कंटीन्यूअस। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, क्वेश्चन है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस डैश बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो। अब पहली बात तो यह है विल रिमेन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम वेंट डाउन तो पहले लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर पहले पास्ट होता तो बाद में लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए था, पास्ट होना चाहिए था। अगर यहां पर वुड रिमेन लिखा हुआ होता तो हम जरूर सोचते किसके बारे में, हम वेंट डाउन के बारे में, लेकिन यहां पे वुड रिमेन नहीं है, तो इसका मतलब वेंट डाउन नहीं हो सकता। उसके बाद विल गो डाउन, एक ही सेंटेंस में हम दो क्लॉजेस को फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करते। हम अपने पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हैं कि अगर एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर क्लॉजेस आएंगी तो आपको एक को प्रेजेंट में लिखना है, एक को फ्यूचर में लिखना है। तो यहां पर चूंकि विल रिमेन ऑलरेडी एक क्लॉज फ्यूचर में लिखी हुई है, तो यहां पर आप विल गो डाउन नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी गलत है। ए वाज गोइंग डाउन, और अगेन वही बात, अगर वाज गोइंग डाउन होता तो फिर सेकंड क्लॉज भी किसमें होती, पास में होती। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, हैज गॉन डाउन। द प्राइस हैज गॉन डाउन बट आई डाउट वेदर इट विल रिमेन सो। कीमत नीचे आ गई है, और लेकिन मुझे शक है कि वो यहां पर रुके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है ही वाज नॉट अवर्स टू। बड़ा सिंपल और बड़ा ही प्योर क्वेश्चन है। अवर्स टू हमने जेरेंड के रूल्स में पढ़ा कि जेरेंड के रूल्स में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह के हैं जिनमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म। लुक फॉरवर्ड टू, अवर्स टू, अडिक्ट टू, विद द व्यू टू, बी प्लस यूज टू में भी हम आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जब भी आप, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये रट्टा मारने वाली चीज है, इसको रट्टा मार ले एक दफा, वो वर्ड्स को रट्टा मार ले जो आपको जेरेंड वर्सेस इन्फिनिटिव में बताए थे कि ये वर्ड्स हमारे पास इस तरह के हैं जिनमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते। अमूमन हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन इन वर्ड्स में हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिखते, आईएनजी फॉर्म। तो ही वाज नॉट अवर्स टू, अवर्स टू इज वन ऑफ दीज वर्ड्स, दोज वर्ड्स, इसलिए हम अवर्स टू के बाद गिव नहीं लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा, गिविंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। टू के बाद गेव या गिव्स तो वैसे नहीं आ सकता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। इन वर्ड्स को रट्टा मार लें, पढ़ लें, और ये सेकंड वर्ड भी आ गया आपके पास, ही इज डेकोरेटिंग द हाउस विद अ व्यू। अब विद अ व्यू को जब आप कंप्लीट करेंगे तो किसके साथ करेंगे, टू के साथ, और जब विद द व्यू टू होगा तो इसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, इसके बाद आपको कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है। मैंने आपको क्या कहा कि कुछ वर्ब्स हमारे पास इस तरह के हैं, कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह के हैं जहां पे हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते बल्कि आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। हमने जेरेंड वाले लेक्चर में इनको पढ़ा था। तो विद द व्यू टू सेल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विद द व्यू टू सेलिंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा।
उसके बाद हमारे पास मैनी पीपल विद डिमेंशिया वुड रादर, बड़ा आसान है, अनयूजुअल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा। वुड रादर के बारे में हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे। हमने कहा कि जहां पर भी वुड रादर आएगा, वुड रादर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड रादर के साथ, अगर डायरेक्ट वुड रादर के अलावा वुड रादर के साथ डैट आ गया तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म। और वुड रादर के साथ 2 बातें और याद रखेंगे कि अगर वुड रादर के बाद नाउन आ गया या वुड रादर के बाद प्रोनाउन आ गया तो फिर भी आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो यहां पे चूंकि डायरेक्ट वुड रादर लिखा हुआ है और वुड रादर के बाद हमें फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? हमें कौन सी फॉर्म सिलेक्ट करनी है? फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा? बीटा। अनयूजुअल स्ट्रक्चर जो है 34 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे और उसमें मैंने आपको कहा था सिर्फ एक दफा बैठ के नियत करके इन 34 स्ट्रक्चर को रट लें, हड्डियों में रचाव बसा लें, जहन में खून में रचाव बसा लें। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। वुड रादर आया फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड रादर डैट होता सेकंड फॉर्म होती, वुड रादर नाउन प्रोनाउन होता तो फिर भी सेकंड फॉर्म होती। फ्री का एक नंबर है आपके अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एन अटेम्प्ट वाज मेड। अब हमने मेक के 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे। हमने कहा था कि अगर मेक और मेड, अगर मेक और मेड होगा तो सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लिखेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस में मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखी हुई हो, जो कि मेक और मेड का पैसिव स्ट्रक्चर है, और बी फॉर्म का मतलब क्या था हमारे पास? मैंने आपको वहां पर भी बताया, इज एम आर। बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या था? वाज वर। बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या है? बीन और बीइंग। ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं किसकी? बी की। अब मेक से पहले बी फॉर्म लिखा हुआ है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, फिर हमने कौन सी फॉर्म लिखनी होती है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो एन अटेम्प्ट वाज मेड डिटरमिन्ड या डिटरमिन्ड या डिटरमिन्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा? टू डिटरमिन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? बीटा। मेक और मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी लिखा हुआ है, बी फॉर्म लिखी हुई है, तो फिर आपको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। पैसिव स्ट्रक्चर होता है इसका। दिस इज क्वेश्चन 11, बाय नेक्स्ट सैटरडे। बाय नेक्स्ट सैटरडे का मतलब जब नेक्स्ट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब डेफिनेटली हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। आई डैश ऑन दिस पेंटिंग फॉर एग्जैक्टली 1 मंथ। अब ये जो फॉर का वर्ड है ना और इसके साथ जो सिंस का वर्ड है, अब ये 2 वर्ड तो आपको पता होने चाहिए कि जब इनके बाद सेंटेंस में कोई टाइम मेंशन किया गया होता है तो हमारा टेंस होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि फॉर, सिंस और टाइम की वजह से हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। और कौन सा परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? विल हैव बीन वर्किंग। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 12, डिड यू डैश। अब डिड आ गया तो डेफिनेटली कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा? ब्रेक। मैंने आपसे क्या कहा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, हम उसे इतना लाइट लेते हैं, इतना लाइट लेते हैं और इतना इग्नोर करते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हम जहन बना के बैठे हुए होते हैं कि एंट्री टेस्ट है, एमडी कैट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही क्रूशियल टेस्ट है, तो ये बड़े ही जो मुश्किल क्वेश्चन होने वाले हैं। हम पहले से एक मुश्किल क्वेश्चन का जहन बना के बैठे हुए होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन इतना आसान होता है कि बच्चे उस क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत कर जाते हैं। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि बच्चे जहन में रखते हैं कि शायद हमारा टीचर हमें ये बताना भूल गया, यार ये इतना आसान तो हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई रूल होगा कि डिड के साथ ब्रोक भी किसी सिचुएशन में आ सकता होगा, डिड के साथ ब्रोकन भी आ सकता होगा, ब्रोकिंग, शायद ब्रोकिंग की वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म हो, जो आईएनजी फॉर्म हो। कि ऐसा क्या होता है ना, जब उसमें हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं हमारे दिल में। कोई अजीबोगरीब ख्यालात नहीं है, प्लेन रहना है, सिंपल रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है और मोटिवेटेड रहना है। तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्या है? द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही वाज। अब ही वाज का मतलब आप याद रखिएगा, हमारे पास ही वाज डैश बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज ने उसको काटा है। वाज के साथ डेफिनेटली हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज बिटन। उसके बाद हमारे पास है the next is question number 14, she dash in the factory for 15 years। अब अगेन वही बात, for आ गया या since आ गया और साथ टाइम दिया हुआ, तो फिर हमारे पास टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। और नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर का मतलब हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। तो हमें टेंस कौन सा चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे? विल हैव बीन वर्किंग। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? बीटा।
कीवर्ड्स ढूंढने हैं टेंसेस के लिए, कीवर्ड्स, सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस में घुसना है, सेंटेंस के सोल को समझना है, क्रक्स को समझना है, जिस्ट को समझना है, रूह को समझना है, फिर हमारे पास टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 15, सैम हिज वर्क एट नाइट, सैम हिज होमवर्क एट नाइट, वो रात को अपना काम करता है। इसका मतलब कोई टाइम का कीवर्ड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये एक रेगुलर एक्शन है जो कि वो करता ही करता है और वो उसकी रूटीन है कि वो अपना काम कब करता है, रात को करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, सैम डज हिज होमवर्क। जब भी हमने रूटीन बतानी होती है, जो काम रेगुलरली किया जा रहा होता है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद है हमारे पास व्हेन आई रीच द स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन, रीच्ड कौन सा टेंस लिखा हुआ है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट। देखें उससे पहले भी आपके पास कंजंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, व्हेन। व्हेन के साथ याद रखिएगा आपके पास 2-3 तरह का स्ट्रक्चर बनता है। व्हेन के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ना, तो नेक्स्ट क्लॉज आपके पास पास्ट कंटीन्यूअस में हो सकती है। पास्ट कंटीन्यूअस में किन टेंसेस में हो सकती है, देखें पास्ट कंटीन्यूअस में हो सकती है, जैसे मैं बोलता हूं कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चे अपना काम कर रहे थे, जब मैं घर आया तो मेरी वालदा खाना पका रही थी, जब मैं स्कूल में गया, जब मैं कॉलेज में गया तो घंटी बज रही थी। जब पास्ट के एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन कंटिन्यूटी में होता है, जिसमें आफ्टर बिफोर वाला सीन नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हम व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं और नेक्स्ट क्लॉज हम किस में लिखते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में। फिर आप व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के बाद आपकी सेकंड क्लॉज चलेगी बेटे पास्ट परफेक्ट में। जैसे देखें आप बोलते हैं जब, जैसे वो हमारे पास होता था ना 9th 10th क्लास की येलो सी ग्रामर होती है, उसमें आप एक सेंटेंस पढ़कर आते हैं बार बार। आप सेंटेंस क्या पढ़कर आते हैं, पढ़कर आते हैं जी कि जब हम स्कूल पहुंचे तो चपरासी घंटी बजा चुका था, जब मैं कमरा इम्तिहान में पहुंचा तो वक्त खत्म हो चुका था, जब मैं घर पहुंचा तो माँ जी खाना बना चुकी थी, मैं जब अपने दफ्तर गया तो मेरा मुलाजिम गाड़ी धो चुका था। अब जब आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ दूसरे एक्शन को में आफ्टर बिफोर वाला एलिमेंट लेकर आते ना, जिसमें 2 एक्शन टेक प्लेस होते हैं, एक पहले होता है और एक बाद में होता है, तो पहले वाले के लिए आप पास्ट परफेक्ट लिखते हैं और बाद वाले के लिए आप क्या लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे यहां पर देखिएगा व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन डैश। अब ये 2 सेंटेंसेस हो सकते थे, यहां तो ये हो सकता था द ट्रेन वाज लीविंग, गाड़ी निकल रही थी, मैंने गाड़ी को निकलते हुए देखा। या दूसरी बात क्या हो सकती है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी निकल रही थी, या जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी निकल चुकी थी। ये 2 पॉसिबल ट्रांसलेशन, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं व्हेन के साथ, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लीविंग। अकेला तो टेंस हो नहीं सकता, लीविंग के साथ क्या होना चाहिए था, वाज। इसका मतलब लीविंग नहीं होगा, लीव नहीं होगा, लेफ्ट भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, हैड लेफ्ट। तो ये व्हेन के दोनों स्ट्रक्चर आपने ज़हन में रखने हैं, माइंड में रखने हैं। द क्वालिटी ऑफ फूड हियर डैश गॉन डाउन, डैश गॉन का मतलब है हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, थर्ड फॉर्म। यहां पर खाने की जो क्वालिटी है वो नीचे चली गई है, तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा वर्ब, हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। हमें सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, हैज। अगर हम इज लिखेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, वो रूटीन की सूरत में आ जाता है और हमें यहां पे रूटीन एक्शन नहीं चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है आपके पास आई डैश न्यू बुक, I dash to finish it by the end of this month। कहता है मैं by the end of this month इसको खत्म कर लूंगा, मैं खत्म कर चुका हूं, फ्यूचर की बात हो रही है ना। और I dash new book, I dash new book का मतलब देखें, अगर मैं लिखता हूं I write new book, तो write new book लिखने का मतलब ये कौन सा एक्शन हो जाएगा, ये ऐसा एक्शन हो जाएगा जो रेगुलर होता है। जब मैं किताब लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी किताब, मैं रूटीन बता रहे, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर मैं बोलता हूं I wrote book, तो आई एम होपफुल, अब रोड के बाद आप प्रेजेंट तो लिख नहीं सकते, राइटिंग कोई टेंस होता नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, एम राइटिंग और आई होप टू फिनिश। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। आई एम राइटिंग अ न्यू बुक, आई एम राइटिंग न्यू बुक, आई होप टू फिनिश इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। अब देखें थैंक्ड हमारे पास क्या है, थैंक्ड है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, फॉर व्हाट आई हैड, व्हाट आई डैश। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा, देखें मैंने अभी जो हम बात कर रहे थे वैन वाली सूरत में, अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, हमारे पास 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस वक्त पर हम मौजूद होते हैं, जो वक्त चल रहा होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट। जो उससे पहले गुजर गया होता है वो क्या होता है, पास्ट। और जो उसके बाद आने वाला है वो क्या है, फ्यूचर। लेकिन हम अपने पास्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है नियर पास्ट,
एक हमारे पास होता है फार पास्ट। अगर पास्ट में दो एक्शन टेक प्लेस हुए और उनमें से अगर वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, एक ही टाइम में दोनों नहीं हो रहे, आफ्टर बिफोर वाला सेंस आ रहा है, तो याद रखिएगा जो एक्शन पहले हुआ ना उसको हम करेंगे फार पास्ट, और फार पास्ट वाले को हम करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ हम उसे करेंगे नियर पास्ट, और नियर पास्ट को बेटे हम किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कि वो 9th 10th क्लास वाली वो येलो ग्रामर जो है उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, जब हम स्कूल पहुंचे तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था। अब चपड़ासी पहले घंटी बजा चुका था, लेट पास्ट में हुआ, लेट पास्ट में हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हम उसकी घंटी बजाने को क्या बोलते थे, द पियन हैड रंग द बेल। तो जब भी आप आफ्टर बिफोर वाली बात करेंगे ना, तो जो एक्शन पहले टेक प्लेस हुआ उसको आपने किस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अब वो कहता है शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। अब जो मैंने उससे पहले किया था ना उसके लिए उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, जो मैंने उसके लिए किया था। तो यहां पर जब एक पास्ट इंडेफिनिट हमने लिख दिया तो हमें दूसरा क्या लिखना है, दूसरा हमें लिखना है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट कैसे चलेगा, शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। व्हाट आई डैश में हमारे पास क्या आना चाहिए, व्हाट आई हैड डन। अब हैव डन नहीं हो सकता, हैज डन नहीं हो सकता, हैव बीन डन नहीं हो सकता। अब देखें ऑप्शन में हमारे पास यहां पर आना तो हैड डन चाहिए, 110% यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हैड डन होना चाहिए। लेकिन यहां पर आकर वो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है जब हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, हमें रिक्वायर्ड आंसर नहीं दिया गया होता और बच्चे परेशानी का शिकार होते हैं कि सर देखें सेंटेंस में हैड डन नहीं दिया हुआ तो सेंटेंस गलत है। बेटे जब सेंटेंस में हैड डन नहीं दिया हुआ तो फिर हम प्रॉक्सिमिटी पे जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके करीब तरीन कौन सा है। पास्ट परफेक्ट नहीं दिया हुआ, पास्ट इंडेफिनिट तो दिया हुआ ना, तो इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, डेल्टा। देखिएगा हमेशा याद रखिएगा हमने मोस्ट सूटेबल आंसर चूज करना होता है। हमने परफेक्ट, जैसे मैं अक्सर आपको कहता हूं कि 2 + 2 इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऑप्शन दी हुई है 4, 6, 7 और 8, तो डेफिनेटली आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में होता है, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं। ग्रामर में होता है 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 5, 8 और 10। अब मैं आपसे कहता हूं आपके पास ऑप्शन यही चार है और इन्हीं में से एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। तो जब आप इन्हीं चार में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे यार 2 + 2 होना तो 4 चाहिए, 4 चाहिए, लेकिन उस 4 के नजदीक तरीन कौन सा है, प्रॉक्सिमिटी रूल क्या है। अब देखें हम 6 में देखेंगे 4 और 6 का 2 का डिफरेंस है, 4 और 5 का 1 का डिफरेंस है, 4 और 8 का 4 का डिफरेंस है, 4 और 10 का 6 का डिफरेंस है। तो जो नियरनेस है ना, जो 4 के करीब तरीन है, वो हमारे पास कौन सा है, 5 है। तो वी आर नॉट सर्चिंग फॉर द परफेक्ट आंसर, वी आर सर्चिंग फॉर द मोस्ट सूटेबल आंसर, द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो यहां पर इस वाले सेंटेंस में वैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 5 होता नहीं है, लेकिन 2 + 2 इज इक्वल टू 5 इन चार ऑप्शन में हो जाएगा। ऐसा ना हो कि 4 दिया ना और आप परेशान हो जाए, ग्रामर में इस तरह नहीं होता। जैसे यहां पर हैड डन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हैड डन चूंकि नहीं दिया हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डिड होगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद हमारे पास चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20, द पुलिस विल डैश आउट क्राइम्स 4 years। अब 4 years अगेन वही बात है, जब 4 और सिंस आ गया और उसके बाद टाइम दिया गया हो, तो इसका मतलब आपके पास जो टेंस होना चाहिए बेटे वो कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए। अब विल डैश आउट क्राइम, जब कंपाउंड लिखना होता है तो आप याद रखेंगे आप कभी भी विल के साथ हैज नहीं लिखते, आप विल के साथ हमेशा क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। आपको मॉडल एक्सिलरी में भी बताया था कि अगर आप मॉडल एक्सिलरी में कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहेंगे तो आप कभी भी हैज या हैड के साथ नहीं बनाते, किसके साथ बनाते हैं, हैव के साथ। आप कभी भी शुड हैज, शुड हैड नहीं लिखेंगे। मॉडल एक्सिलरी के साथ भी आपको अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो किसके साथ बनाना है बेटे, हैव के साथ बनाना है, हैज या हैड के साथ नहीं बनाना। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, विल हैव बीन वाइपिंग आउट क्राइम्स फॉर इयर्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 21, कैट्स एंड डॉग्स डैश नॉट गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब इकट्ठा नहीं रह सकते, इकट्ठा नहीं चल सकते, इकट्ठी जिंदगी नहीं गुजार सकते, आपस में नहीं बनती है। तो जब आपस में नहीं बनती है तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये दो सेपरेट सब्जेक्ट हैं। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से हम क्या करेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भी, वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, डज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम डिड नहीं लिख सकते, पास्ट का कोई कीवर्ड नहीं है हमारे पास, आर नहीं लिख सकते, प्लूरल तो है लेकिन टेंस नहीं बनता। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, कैट्स एंड डॉग्स डू नॉट गेट अलोंग। याद रखिएगा पास्ट आपने तब तक सेंटेंस में यूज नहीं करना है
जब तक आपको कोई ऑब्वियस कीवर्ड ना मिल जाए पास्ट का। जब कोई कीवर्ड नहीं सेंटेंस में दिया हुआ तो आप डेफिनेटली सेंटेंस को किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 22, देयर डैश मैनी डिफिकल्टीज। अब देयर की सूरत में हमारे पास क्या होता है कि हमने साथ आने वाले नाउन को देखना होता है, हमारा वर्ब साथ आने वाले नाउन के अकॉर्डिंगली होता है। मैनी डिफिकल्टीज, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। अब इस तो हो नहीं सकता, देयर डैश मैनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द सिचुएशन। अब शुड भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शुड हो तो साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी नहीं हुई, शुड अकेला तो कभी इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। अब वाज और वर में से चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, वर। देयर वर मैनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 23, इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी। मैंने आपको टेंसेस के जो लेक्चर था उसमें भी ये बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सेंटेंस में जब हमें कोई कीवर्ड नहीं दिया गया होता, तो जब हमें कोई कीवर्ड नहीं दिया गया तो हमने ये देखना है कि हम सेंटेंस में एक्शन क्या टेक प्लेस हो रहा है। तो इंग्लिश ये कहती है, अगर आप सेंटेंस में कोई कुछ पे कर रहे हैं, आप सेंटेंस में कोई चीज रिसीव कर रहे हैं, आप सेंटेंस में कोई चीज बेच रहे हैं, या आप सेंटेंस में कोई चीज खरीद रहे हैं और सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने याद रखना है, आपने उसको पास्ट में लिखना है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं लिखना। अगर आपके सेंटेंस में, जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं ही डैश मी $50, ठीक है, और मैं ऑप्शन बोल देता हूं पेज और पेड। अब दो ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, पेज और पेड। अब पेज भी ही के साथ अग्री करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, पेड भी अग्री करता है। अब इस पूरे सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ जिससे मुझे पता चले कि मुझे ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में लिखना है या पास्ट में लिखना है। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा अच्छा यार पैसे पे किए जा रहे हैं, तो पैसे पे किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कोई कीवर्ड नहीं है तो फिर मुझे इसको किसके अकॉर्डिंगली करना है, पास्ट के अकॉर्डिंगली। तो इस सेंटेंस में मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, ही पेड $50, ही पेड मी $50। लेकिन फर्ज करें अगर ये सेंटेंस मैं कुछ यूं लिख देता हूं, ही डैश मी $50 नाउ, और मैं ऑप्शन बना देता हूं, मैं बोलता हूं पेज, मैं ऑप्शन बना देता हूं पेड, और मैं ऑप्शन बना देता हूं इज पेइंग। अब सेंटेंस में एक बड़ा ऑब्वियस कीवर्ड मेरे पास दिया हुआ है, क्या, नाउ। नाउ दिया हुआ तो इसका मतलब मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखना है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इज पेइंग। अगर नाउ ना दिया गया होता, अगर सेंटेंस होता ही डैश मी $50, तो मैं कभी भी इज पेइंग ना करता, फिर भी मेरा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलता, पेड चलता। तो अगर आप पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, चीज खरीद रहे हैं, चीज बेच रहे हैं, और आपके सेंटेंस में कोई ऑब्वियस कीवर्ड नहीं है टाइम का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो आपने इन चारों को याद रखना है। आपने इन चारों को किस में ट्रांसलेट करना है, पास्ट में लिखना है, पास्ट स्ट्रक्चर चूज करना है। इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, मुझे बड़ी कीमत अदा करना पड़ी इसकी। और फिर दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कॉस्ट जो है वो इररेगुलर वर्ब है, और इररेगुलर वर्ब का मतलब कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी कॉस्ट ही है, और कॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी आपके पास क्या है, कॉस्ट। कॉस्टेड नहीं होती है, याद रखिएगा। आप कॉस्टेड का वर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज कॉस्ट। इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, बोथ ऑफ यू। जब बोथ ऑफ यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। प्लूरल है तो नोज तो आ नहीं सकता, नो कोई वर्ब नहीं होता, न्यू कोई वर्ब नहीं होता, और सेंटेंस को हम वर्ब के बगैर तो बना नहीं सकते। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बोथ ऑफ यू न्यू द रूल्स। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। देखिए ना, अगर हम न्यू नहीं करते, नो या न्यू, इन दोनों के साथ तो हमारा सेंटेंस ही मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि हम ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बना सकते। तो वर्ब हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है, सबसे जरूरी। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, न्यू। नोज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम नोज का वर्ड यूज नहीं करते। और प्रैक्टिस टेस्ट 2 का लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द पुलिस डैश रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखें, पहली बात, ये एनी इंफॉर्मेशन दूसरी तरह से हो सकता है सम इंफॉर्मेशन। अभी हम वर्ब के बाद पढ़ेंगे नाउन्स, और नाउन्स में आपको इन दोनों के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ना है, सम के बारे में और एनी के बारे में। याद रखिएगा, अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव हुआ, ये मैं पूरा रूल नहीं बता रहा सम और एनी का, सम और एनी का पूरा रूल हम पढ़ेंगे आगे जाके, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम और एनी अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ सेंटेंस आपका, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में आप दो चीजों को मर्ज
मर्ज करेंगे। नंबर वन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम पुलिस को हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स में हम जाकर पढ़ेंगे कि पुलिस जहां पर भी आएगा, पुलिस को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के मुताबिक आपने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल, एक बात। और अगर आपका सेंटेंस एनी के साथ है तो आपका सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव भी होता है, सम के साथ इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन ये पूरा रूल हम वहां पर क्वांटिफायर में जाके पढ़ेंगे, लंबी चौड़ी बात है, मैं यहां पे मुकम्मल नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर एनी है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए और इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो पुलिस के साथ आप क्या नहीं लिख सकते, आप हैज नहीं लिख सकते, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन गलत। हैड या हैव नहीं लिख सकते क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे और एफर्मेटिव के लिए आप एनी इंफॉर्मेशन लिखते नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, हैवंट, जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के मुताबिक पुलिस के साथ भी अग्री करता है और जो क्वांटिफायर के रूल के मुताबिक एनी इंफॉर्मेशन के साथ भी हमारे पास अग्री करता है, जिसमें एनी इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा बेटे, डेल्टा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस।